क्लास 9 के जो एसएसटी कहानी सोशल साइंस जिसको बोलते हैं हम लोग, सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, उसकी क्वेश्चन है। ये सभी के सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे और ये सभी के सभी जो आने वाले जो आप परीक्षाएं दीजिएगा, बोर्ड परीक्षा दीजिएगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से सारे के सारे क्वेश्चन उपयोगी। तो आइए छात्रों देखते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में और हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। पूरा ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसको देखते हैं और 1 से 2 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखते हैं तो सभी के सभी क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आएगा और बहुत आसानी से परीक्षा के लिए तैयारी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ सो देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18वीं सदी के फ्रांस में, ध्यान दीजिए, 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे। 18वीं सदी में जो फ्रांस में जो किसान थे कितने प्रतिशत है? 60%, 70%, 80% या 90%। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? 90%। कितना प्रतिशत? 90%। क्योंकि 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज की कुल आबादी में से लगभग 90% जो लोग थे वो किसान थे। हालांकि उनमें से अधिकांश के पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, फ्रांस में जितने भी लोग जो थे उसमें अधिकांश लोगों के पास खुद का जमीन नहीं था, अपना जमीन नहीं था, है ना, उसके पास अपना जमीन नहीं था और उन्हें चर्च, कुलीनों और अन्य अमीर वर्ग के लोगों के जमीनों पर काम करना पड़ता था। जो काम करना पड़ता था वो दूसरे की जमीन पर भी वो सब क्या करता था? काम करता था। अब अगला क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर देख रहे होंगे, क्या दिया हुआ कि 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे कहा गया। 18वीं सदी में एक नया सामाजिक समूह का उदय हुआ था और उस समूह को क्या बोला गया? तो उस समूह को जो बोला गया, उस समूह को बोला गया मध्य वर्ग। क्या बोला गया? मध्य वर्ग बोला गया था। कौन सा वर्ग बोला गया था? मध्य वर्ग बोला गया था। हम आप लोग को बता दें कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग या बुर्जुआ वर्ग भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बुर्जुआ वर्ग। तो बुर्जुआ वर्ग कहा गया है। इस वर्ग में क्या था कि इस वर्ग में व्यापारी, वकील, डॉक्टर और शिक्षित लोग शामिल थे। जो 18वीं शताब्दी में जो नए सामाजिक समूह का उदय हुआ तो इस सामाजिक समूह में कैसे कैसे लोग थे? व्यापारी थे, वकील थे, डॉक्टर थे और शिक्षित लोग शामिल थे, जिन्होंने समुद्री व्यापार और वस्तुओं के उत्पादन के माध्यम से धन कमाया था। अरे इन लोगों का मानना था, ध्यान दीजिएगा, इन लोग जो व्यापारी लोग था, जो वकील लोग था, डॉक्टर लोग था, जो शिक्षित लोग था, उन लोग का मानना क्या था कि समाज में किसी भी समूह को जन्म के आधार पर विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। यानी किसी को जन्म के आधार पर उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो इस घर में जन्म लिया है तो उसके अनुसार उसको अधिकार मिला, ऐसा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रांस कब संवैधानिक स्वतंत्र राजतंत्र बन गया। फ्रांस जो था वो कब संवैधानिक राजतंत्र बना? 1789 में, 1790 में, 1791 में, 1792 में। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? 1791 में। कब बना था? 1791 में बना था। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1791 में फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। इस वर्ष नेशनल असेंबली ने संविधान का मसौदा तैयार किया था, कुछ नियम तैयार किया था जिससे राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। जो वहां उस फ्रांस में जो राजा राज करता था, जो वहां का प्रजा के पास के साथ जो राज करता था, उसको क्या किया था? इस संविधान के तहत राजा को क्या कर दिया था? उसके शक्तियों को सीमित कर दिया गया। इस संविधान के तहत राजा को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ शक्तियां साझा करनी थी, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4। किसने इंडियाना यानी अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समाज की रचना का प्रयास किया? ध्यान दीजिएगा, किसने इंडियाना मतलब क्या? अमेरिका में नया समन्वय, है ना, के नाम पर एक नए तरह के समाज की रचना का प्रयास किया। कौन किया था? रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लांक या कार्ल मार्क्स या लेनिन? इसमें जो दिया हुआ है कौन किया था? इसमें ध्यान दीजिएगा, कौन किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन जो एक प्रमुख अंग्रेजी निर्माता थे। रॉबर्ट ओवेन जो थे वो कौन थे? तो रॉबर्ट ओवेन एक प्रमुख अंग्रेजी निर्माता थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडियाना में एक सहकारी समुदाय न्यू हार्मनी की स्थापना का प्रयास किया। किस तरह का समुदाय का स्थापना किया था? न्यू हार्मनी की स्थापना किया था। कौन? रॉबर्ट ओवेन। ठीक है। अब अगला 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? जो रूस का निर्माण किया जाए तो आज के समय जो है, जो उस रूस का जो निर्माण हुआ है उसका किसे माना जाता है निर्माता?
जार निकोलस द्वितीय को, लेनिन को, स्टालिन को या रासपुतिन को, है ना। इसको किससे माना जाता है? तो जो आधुनिक रूस का निर्माता जो माना जाता है वो स्टालिन को माना जाता है। किसे माना जाता है? स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता जोसेफ, इसका पूरा नाम अगर बोला जाए क्या नाम है? जोसेफ स्टालिन को माना जाता है ना। इसका पूरा नाम है जोसेफ स्टालिन, जिन्होंने सोवियत संघ में सामूहिकता की नीतियों को लागू किया था। किस तरह की नीतियों को लागू किया था? सामूहिकता का, है ना। यानी सोवियत संघ में सामूहिकता नीतियों को लागू किया था। कौन किया था? तो जोसेफ स्टालिन किया था, जोसेफ स्टालिन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है। 7वां नंबर में क्या दिया हुआ है सो देखिएगा। 7वां में दिया हुआ किस देश की संसद को, है ना, किस देश की संसद को राइखस्टाग कहा जाता है? राइखस्टाग कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या रूस। तो किसे कहा जाता है? तो इसमें जो कहा जाता है, बताइए किसको कहा जा सकता है इसमें? तो इसमें कहा जाता है जर्मनी को। किसको कहा जाता है? जर्मनी को कहा जाता है। जर्मनी की संसद को राइखस्टाग कहा जाता है। ठीक है। वर्तमान में इसे बुंडेस्टैग के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन में। क्या लिखा हुआ है? रिच्सटग भवन में है। ये इसका जो मुख्यालय है, जर्मनी का जो मुख्यालय बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया? बर्लिन बनाया गया है, जो रिच्सटग भवन में है। ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को और देखते हैं। 7वां हो गया, अब हम लोग 8वां देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1932 में, 1933 में, 1934 में या 1935 में? तो हिटलर जो थे वो जर्मनी का जो चांसलर बने थे वो बने थे, कब बने थे? 30 जनवरी 1933 को। 30 जनवरी 1933 को बने थे वो जर्मनी का चांसलर बने थे। आप लोग को बता दें कि जब वो चांसलर नियुक्त किए गए, इसके बाद महीनों में नाजियों ने जर्मनी को लोकतंत्र से तानाशाही में बदल दिया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब अगला है गेस्टापो क्या था? गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो क्या था? स्टॉर्म ट्रूपर्स, गुप्तचर राज्य पुलिस, अपराध नियंत्रण पुलिस, सुरक्षा सेवा। तो बताइए क्या था? तो ये जो था ये था खुफिया राज्य पुलिस था। ये क्या था? खुफिया राज्य पुलिस था। तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा? गुप्तचर राज्य पुलिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खुफिया। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है खुफिया। तो गुप्तचर राज्य पुलिस। ठीक है। अब इसका आगे अगला क्वेश्चन जो दिया वो क्या दिया 10 में कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार जो दिया गया है वो कितना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? पहला होगा। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ उत्तरी और दक्षिणी दे दिया, इसमें दक्षिणी और उत्तरी दे दिया, इसमें दक्षिणी और दक्षिणी, जबकि इसका सही आंसर उत्तरी उत्तरी। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं उत्तरी उत्तरी होना चाहिए। अच्छा, ये 4.5 यानी ये 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग ध्यान रखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं कौन सा? 11 नंबर। 11 नंबर में क्या लिखा? दक्षिण में कौन से 2 द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश? ऐसा कौन सा देश द्वीपीय देश है जो हमारा पड़ोसी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान, मालदीव और श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्मा बोलते हैं। तो आप लोग को बता देते हैं जो द्वीपीय देशों के अंतर्गत आता है वो होता है मालदीव आता है और श्रीलंका आता है। आता है मालदीव और श्रीलंका। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 में दिया हुआ वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो बताइए इसमें कितना होगा? तो इसमें जो है टोटल जो है वो कौन सा है? इसका टोटल जो है वो 28 राज्य है। कितने राज्य है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। वर्तमान में जो भारत में है वो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है? हिमालय का कौन सा भाग पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है? हिमालय का कौन सा ऐसा भाग है जो पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है? क्या लिखा है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और इनमें से सभी। तो इसमें जो होगा वो कौन सा होगा? सही आंसर ये होगा हिमाचल होगा। क्या होगा? हिमाचल। इसको पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की हिमाचल जो है वो श्रृंखला है जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल को क्या बोलते हैं हम लोग? मध्य हिमालय भी कहा जाता है। अपने पहाड़ी नगरों यानी हिल स्टेशनों के लिए जाना जाता है।
हिमाचल जो है हिल स्टेशनों के लिए जाना जाता है। जैसे इसी के अंतर्गत जो आता है इसका हिमालय में कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र, जैसे हो गया शिमला, मसूरी और नैनीताल, ये हिमालय के ही क्षेत्र है ना। बहुत सारे लोग जो है वो क्या ऐसे ऐसे क्षेत्रों पर घूम जाते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे शिमला, मसूरी, नैनीताल, है ना, इन क्षेत्रों में जाते हैं और ये सभी के सभी क्षेत्र हिमाचल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बाढ़ वाले मैदानों में नए युवा निक्षेपों को क्या कहा जाता है? भांवर, तराई, बांगर, खादर, बताइए क्या बोला जाता है इसको। तो हम आप लोग को जब बताए थे कि खादर जो होता है नई जलोढ़ मिट्टी होती है, खादर जो होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी, इसका आंसर जो होगा वो होगा खादर होगा। ठीक है, खादर होगा, क्योंकि बाढ़ के मैदानों में नए युवा निक्षेपों से बने मैदानों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है, ये भी ध्यान रखिए, खादर मिट्टी जो है ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है। ये बाढ़ के साथ ये मिट्टी आती है, इसलिए हर बार जब भी बाढ़ आएगी तब मिट्टी लेके आती है बाढ़, और वो मिट्टी जो होती है उस नई मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग नई मिट्टी बोलते हैं। और बांगर जो होता है जलोढ़ की, ये जलोढ़ मिट्टी की सबसे पुरानी मिट्टी होती है बांगर मिट्टी। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर आ गया 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार जो एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है वो किस नाम से जाना जाता है? बताइए, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मेघालय का पठार या दक्कन का पठार, किस नाम से जाना जाता है? तो हम आप लोग को बता देते हैं, जो अलग हो गया है उसको हम लोग मेघालय का पठार के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी जो विस्तार है जो छोटा नागपुर पठार से एक भ्रंश के द्वारा अलग हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेघालय का पठार कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मेघालय का पठार बोलते हैं। 16 नंबर में लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी? तो इसमें जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सा नदी है, गोदावरी नदी। कौन सा नदी होगा, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गोदावरी नदी है। ठीक है, इसको आप लोग को ये भी बता दें कि गोदावरी जो है ना, सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसको गोदावरी नदी को क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, किस स्थान पर गंगा की मुख्य धारा भागीरथी अलकनंदा से मिलती है? देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, है ना, या तो हरिद्वार में, क्या दिया हुआ है, हरिद्वार में या प्रयागराज में। जो ये गंगा का जो मुख्य धारा मिलती है भागीरथी और अलकनंदा जो मिलती है आपस में, वो कहाँ मिलती है, तो मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग जो है वह स्थान है जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती है। उसके बाद इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों नदी जिस जगह पे आके मिल जाती है उस जगह का नाम है देवप्रयाग। वहां के बाद एक ही धारा में दोनों नदी का पानी बहने लगता है और उसी धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा। उस धारा के बाद से जो बहती है वहां के बाद उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे का क्वेश्चन है जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।